नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। और अगर थोड़ी उसमें ढिलाई आ रही है तो उसको और तेज कर दीजिए। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूछा था कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, तो उस टाइम अर्जुन ने बोला था कि मुझे सिर्फ मछली की आंख नज़र आ रही है। तो अगर जिसको मछली की सिर्फ आंख नज़र आती है उसका निशाना लगना तय है। तो उसी प्रकार से आपको अपना पूरा फोकस, पूरा एनर्जी अभी जो है आपको इस एग्ज़ाम के ऊपर दे देनी है। और जो लोग सिंसियर रहेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। सक्सेस जो है वो परिश्रम मांगती है, और परिश्रम करते समय कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि चलो आज ये काम आ गया, आज थोड़े हम थक गए हैं। तो वो जो बहाने छोड़ करके जो उससे आगे बढ़ जाएगा वो ज़रूर इसके अंदर जो है अपनी सीट पक्की कर लेगा। ये एक निश्चित बात है। तो चलिए आज हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 3 क्लासों के अंदर इसके पहले के 3 चैप्टर पढ़ लिए थे। पहला जो चैप्टर था उसके अंदर शॉर्ट टाइटल और उसका प्रसार कहाँ तक है उसके बारे में था। सेकंड, इनकॉर्पोरेशन की सोसाइटीज़ को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है, रजिस्ट्रार क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है। फिर हमने चैप्टर 3 के अंदर देखा कि मेंबर्स और उनके राइट्स क्या हैं, मेंबरशिप कौन ले सकता है, कौन उसके लिए डिस्क्वालीफाई करता है या किसको मेंबरशिप लेने से रोका जा सकता है। आज का हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 4, मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी सहकारी समितियों का प्रबंधन। हमने एक्ट भी बना दिया। एक्ट बनाने के बाद में इससे आगे आकर के हमने जो है उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया, रजिस्ट्रेशन करा दिया, मेंबर्स आ गए, मेंबर्स को सारे राइट्स मिल गए। अब इसके बाद में सोसाइटी को चलाना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट। आप इसको कितना अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं। पहले गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड के अंदर इनकॉर्पोरेशन आया कि कैसे हम इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, कौन इसका कार्यभार संभालेगा स्टेट लेवल पे, उसके लिए हमने रजिस्ट्रार अपॉइंट कर दिया। फिर इसके अंदर मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स आ गए कमेटी के अंदर तो अब मैनेजमेंट भी चाहिए, तो वो मैनेजमेंट चैप्टर 4 के अंदर है। तो सेक्शन 24 यानी धारा 24 जो है वो फाइनल अथॉरिटी इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली और उसके अंदर कोई ऐसा निर्णय हमें लेना है जिस पर बहुत सारे लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत हैं, तो अंतिम जो मान्यता है वो किसकी दी जाएगी। मान लीजिए वहाँ का जो चेयरपर्सन है वो सहमति नहीं रखता, लेकिन सीईओ जो है वो सहमति रखता है किसी निर्णय के प्रति, या फिर कुछ भी आपसी मतभेद हो जाए तो उसमें अंतिम अथॉरिटी कौन होगी, तो वो इसमें दिया हुआ है फाइनल अथॉरिटी इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स। यानी सहकारी समिति में अंतिम प्राधिकारी सामान्य सभा होती है, जो समिति में निर्णय लेने वाली संस्था है। सामान्य सभा कौन होती है? सामान्य सभा यानी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मेंबर्स की जो सभा होती है, जितने भी मेंबर्स हैं उनसे जब वोटिंग करवा करके कोई किसी चीज़ पे निर्णय लिया जाता है तो वो अंतिम और सर्वोच्च निर्णय होगा। सभी मेंबर्स की वोटिंग से जो निर्णय लिया जाएगा वो अंतिम निर्णय होगा। ये सामान्य सभा है जो उपनियमों में संशोधन यानी बाईलॉज के अंदर चेंजेस करने। अच्छा, इससे आप मुझे बताइए कि बाईलॉज हमने जो पढ़ा था वो कौन सी धारा, कौन से सेक्शन के अंदर जो है बाईलॉज की डेफिनेशन दी हुई है, बाईलॉज क्या होता है, और कौन से सेक्शन में बाईलॉज को चेंज करने का प्रावधान है। हमने बाईलॉज से रिलेटेड 3 धारा पढ़ी थी। एक था बाईलॉज किसके अंदर बताया गया है, दूसरा बाईलॉज को कैसे चेंज किया जा सकता है, और तीसरा कि रजिस्ट्रार जो है वो प्रपोजल भेज सकता है किसी भी सोसाइटी को बाईलॉज चेंज करने के लिए। उसकी प्रोसेस क्या है, उसमें कितना टाइम दिया जाता है, वो आप एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। तो ये बाईलॉज के अंदर चेंजेस करने के लिए समिति के सदस्यों का चुनाव और वित्तीय मामलों जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार रखती है। यानी जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है, सदस्यों का जो चुनाव है कि चुनाव कमेटी के अंदर कौन बैठेगा, वो चुनाव जो है वो जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स लेते हैं। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है तो कोई भी अगर चुनाव के अंदर खड़ा होगा तो जनरल बॉडी यानी सारे सदस्य ही इसके अंदर वोट करेंगे। और प्रबंध समिति यानी मैनेजमेंट कमेटी है वो दैनिक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन उसे सामान्य सभा द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करना होता है। मान लीजिए ये इतने सारे सोसाइटी के अंदर मेंबर्स हैं,
तो हर एक छोटे छोटे काम के लिए सभी मेंबर्स को नहीं बुलाया जाता। तो ये इसके लिए क्या एक प्रावधान किया है कि यहाँ पर एक मैनेजमेंट कमेटी बना देंगे, यही लोग वोट करके एक छोटी सी मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे, और ये जो मैनेजमेंट कमेटी है इसके अंदर जो सदस्य होंगे वो इनके बिहाफ पे डिसीजन जो है ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट कमेटी जो है वो क्या करेगी, इनके बिहाफ पे डिसीजन ले सकती है, लेकिन इसके अंदर भी उनको कुछ निर्णय हैं जो सामान्य सभा के अंदर पारित किए जाएंगे, उनका पालन करना होगा सामान्य सभा को। ठीक है, ये है सामान्य सभा, नहीं ये नहीं है, ये है सामान्य सभा। तो ये हमारे पास में है सामान्य सभा, और ये है प्रबंधन कमेटी। यही लोग इनमें से चुनते हैं ताकि डेली जो रूटीन है, डेली रूटीन के कार्य हैं वो किए जा सकें। सारे मेंबर्स जो हैं हमेशा वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन कोई ऐसा निर्णय है जिसके अंदर किसी के असहमति होती है या फिर वो निर्णय पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो उसमें अंतिम रूप से जो फैसला लेने के लिए है वो जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स होती है। ये हमारा हो गया सेक्शन 24। नेक्स्ट हम सेक्शन 25 में आएंगे, एनुअल जनरल मीटिंग यानी वार्षिक सामान्य सभा। किसी भी सोसाइटी जो हमने रजिस्टर करी है, भले ही वो बैंक हो या फिर अन्य किसी प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उसके अंदर साल में एक एनुअल मीटिंग लेना कंपलसरी होता है, और एनुअल मीटिंग के अंदर सभी लोगों को बुलाया जाता है, सारे मेंबर्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सहकारी समिति को अपने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर वार्षिक सभा यानी एनुअल जनरल मीटिंग, इसे शॉर्ट में एजीएम भी बोला जा सकता है, तो आप ये भी याद रखें कि इसको एजीएम भी लिख करके आपके एग्जाम में आ सकता है। 6 महीने के भीतर इसको बुलानी होती है, यानी वित्तीय वर्ष जो है वो कब समाप्त होता है, वित्तीय वर्ष हमारा समाप्त होता है मार्च में, या फिर अगर बाई लॉज में मेंशन है तो वो कोई अलग महीना भी हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है। तो जब भी इनका फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष समाप्त हो, उसके 6 महीनों के भीतर जो है एजीएम को बुलाना होता है। और एजीएम किस लिए बुलाई जाती है कि जो खाते हैं उनकी समीक्षा करना, जितने भी बैलेंस शीट्स हैं उनकी समीक्षा करना, एनुअल रिपोर्ट को देखना, और शुद्ध लाभों का वहन, पिछले साल सोसाइटी ने जितना भी धन कमाया है या जो भी हानि हुई है, तो हानि हुई है तो उसकी भरपाई कैसे होगी, और जो लाभ जो है वो कमाया है उसको कहाँ पर खर्च किया जाएगा, ये इसका जो डिसीजन है वो एनुअल जनरल मीटिंग में लिया जाता है। और कितने समय में इसे बुलाना कंपलसरी होता है, इसको बुलाना कंपलसरी होता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के भीतर भीतर। ठीक है, अब 6 महीने मान लो बीत गए, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया और उसके बाद में सभा नहीं बुलाई, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्रार जो है वो सभा बुलाएगा, रजिस्ट्रार लेटर लिखेगा, प्रपोजल नहीं होगा, वो एक तरह से वार्निंग ही होगी कि आपका 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और आपने एनुअल जो है मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलाई है। तो उसके बाद में रजिस्ट्रार खुद बुलवाएगा, और बुलाने के बैठक ना बुलाने के लिए जिम्मेदार सदस्य को रजिस्ट्रार 5 वर्ष के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यानी अगर कोई कमेटी का मेंबर है, जो मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर है, भले वो सीईओ हो, चेयरपर्सन हो या बाकी अन्य जो मेंबर्स हैं, उनमें से अगर कोई हुआ, हम आगे पढ़ेंगे कि एक सोसाइटी के अंदर 16 मेंबर्स होते हैं, तो उन 16 मेंबर्स में से अगर कोई जिम्मेदार है तो उसे 5 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वो दोबारा से जो है उस मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट 5 साल के लिए नहीं बन सकता। लेकिन यदि बैठक नहीं बुलाने का जिम्मेदार यदि समिति का कर्मचारी है, कर्मचारी का मतलब वहाँ पे कोई नौकरी करने वाला है, जैसे सीसीबी के केस में जब आप जॉब करने जाएंगे तो आप जो है वहाँ के कर्मचारी कहलाएंगे, और वहाँ पर जो मेंबर्स हैं कमेटी के, जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग होंगे, वो मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स कहलाएंगे। तो अगर कोई कर्मचारी है जिसकी वजह से यहाँ पे मीटिंग नहीं बुलाई जा पा रही है, कोई मीटिंग नहीं बुला पा रहे हैं, तो उस पर 1000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 25 में एनुअल जनरल मीटिंग का प्रावधान है, 6 महीने के भीतर भीतर बुलानी है, नहीं बुलाने पे मेंबर को 5 साल के लिए, और अगर कोई कर्मचारी है तो 1000 रुपये की पेनल्टी लगा करके उसको वार्निंग देके छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है 26 स्पेशल जनरल मीटिंग्स। अब एनुअल जनरल मीटिंग जो है, जो सेक्शन 25 में है, वो साल में एक बार होती है, और स्पेशल जनरल मीटिंग वो होती है
जब किसी मैनेजमेंट को कमेटी द्वारा विशेष सामान्य सभा को प्रबंध समिति द्वारा कम से कम 1/5वें हिस्से के सदस्यों द्वारा, यानी मैनेजमेंट कमेटी जो है इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, 16 होते हैं, तो उसमें से 1/5 मेंबर्स अगर लिखित अनुरोध करें रजिस्ट्रार को, या फिर रजिस्ट्रार जो है उनको प्रपोजल भेजे, ये जो लिखित अनुरोध है वो मैनेजमेंट कमेटी को ही किया जाता है, या फिर रजिस्ट्रार बोले कि इस पर्टिकुलर इशू पे आपको स्पेशल जनरल मीटिंग बुलानी है, तो वहां पर 26 जो है हमारी धारा उसके तहत स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। कई बार क्या होता है, वार्षिक जो सभा जिसकी हम बात कर रहे थे 25 सेक्शन में, उसमें जो है बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और वो सारे मेंबर्स उसमें सम्मिलित होते हैं। अगर कोई ऐसा इश्यू है, ऐसे कोई मतलब जरूरी मुद्दा है जिसके लिए हम अगले साल तक नहीं रुक सकते, ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे, अगर बड़ी सोसाइटीज़ हैं तो कुछ ऐसे इश्यूज बीच बीच में आते रहते हैं जिसके लिए आगे तक रुका नहीं जाता, तो वहाँ पर स्पेशल जनरल मीटिंग का प्रावधान किया गया है। जब भी आप ये जनरल मीटिंग पढ़ें तो जनरल मीटिंग का मतलब है कि सभी के सभी सदस्य जो हैं वो वोट करने आएंगे और सभी के सभी सदस्य जो हैं वो उपलब्ध यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। और मैंडेट आपको पता है, स्पेशल रिजोल्यूशन अगर लाना है ऐसी मीटिंग के अंदर, कोई चर्चा करनी है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन का आपको मैंडेट पता है, स्पेशल रिजोल्यूशन लाना होता है, वो हमने पढ़ा था। उसके लिए क्या चाहिए होता है, 50% या 2/3, यह आपको हमेशा याद रखना है अगर कोई रिजोल्यूशन लेकर के आना है तो वो सारी चीज़ें जो है स्पेशल जनरल मीटिंग के अंदर भी अगर कोई प्रस्ताव ला रहे हैं, हम पारित करवा रहे हैं, तो ये मैंडेट होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास में नेक्स्ट है 27 अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी। यहाँ पर हम अभी तक हम जिस समिति की बात कर रहे थे वो मैनेजमेंट कमेटी का अपॉइंटमेंट कहाँ पर होता है, धारा 27 में सेक्शन 27 के तहत कमेटी की नियुक्ति की जाती है। सहकारी समिति को प्रबंध कमेटी का गठन करना होता है, यानी मैनेजमेंट कमेटी का गठन करना होता है जो उसकी डेली रूटीन, डेली फंक्शनिंग के लिए कार्य कर सकें। इसके अंदर जैसे हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं, नेता लोग खड़े होते हैं, सोसाइटीज़ में भी ऐसा ही रहता है। आपको पता होगा कि हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो भी इससे पहले एक किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो हैं चेयरमैन रह चुके हैं। आपको बताना है वो कौन सी सोसाइटी के चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये भी जैसे पॉलिटिक्स में होता है वैसे ही यहाँ पर लोग खड़े होते हैं, उनको लोग वोट करके जिताते हैं और फिर वो मेंबर्स जो हैं मैनेजमेंट कमेटी में आ जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, दैनिक गतिविधियों को संचालित करना, यानी जो डेली के काम काज है। यानी एक तरह से मैनेजमेंट कमेटी है, ये फुल टाइम वर्क करती है, सारे मेंबर्स आके फुल टाइम वर्क नहीं कर सकते। इसमें अधिकतम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 16 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 16 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे। अधिकतम 16 मेंबर्स होते हैं और उसमें रिजर्वेशन का आपको ध्यान रखना होता है। 1 सीट एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 2 वुमेन के लिए जो है रिजर्व्ड होती है, यानी ये 3 सीट रिजर्व्ड होती है। अगर मान लीजिए किसी सोसाइटी में 16 लोग हैं तो 16 में से ये 3 सीट रिजर्व होती है। अगर 16 से कम है तो भी ये 3 सीट रिजर्व रहेगी। आपको ये तीनों सीट्स जो हैं 4 सीट्स, 1 एससी, 1 एसटी और 2 वुमेन, यानी आपको ये 4 सीट जो है वो रिजर्व्ड ही रखनी पड़ेगी इनके लिए। ये 27 सेक्शन 27 के अंदर इसका प्रावधान है। विशेषज्ञ सदस्य बनाए जा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर हमें किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट किसी इंसान को शामिल करना है। मान लीजिए कोई डेयरी है या मिल्क सोसाइटी है, उसके अंदर जो दूध के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले किसी वैज्ञानिक को शामिल करना है, या बैंक है तो बैंक के अंदर हमें किसी इकोनॉमी पे काम करने वाले किसी स्पेशलिस्ट को शामिल करना है, तो ऐसे केस में हम जो है अधिकतम 2 एक्सपर्ट्स को जो है यहाँ पे मेंबर्स बना सकते हैं। 27 सेक्शन के तहत हम किसी भी फील्ड के अंदर अपनी सोसाइटी को बना रहे हैं, चला रहे हैं, तो उस फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको 2 स्पेशलिस्ट को यहाँ पे लाया जा सकता है। यदि सीईओ या नॉमिनेटेड सदस्य पारित संकल्प से सहमत नहीं है तो 15 दिन में रजिस्ट्रार को सूचना दी जानी चाहिए। अब कमेटी बन गई, कमेटी बनने के बाद में मान लीजिए कोई रिजोल्यूशन लेकर के आए, और रिजोल्यूशन लाने के बाद में जब हम स्पेशल रिजोल्यूशन लेकर के आए थे उसके अंदर 50% मेजोरिटी भी है और 2/3 वाला जो क्राइटेरिया है वो भी पूरा हो रहा है, लेकिन जो सोसाइटी का सीईओ है वो जो है, या फिर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं।
ये उस रिजोल्यूशन के अंदर जो चीज़ पास हुई है, जो हमने रिजोल्यूशन पास किया, उससे सहमति नहीं रखते कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुमत ने जो है इसको पास कर दिया है और हम सहमति नहीं रखते, तो ये 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को जो है सूचना दे सकते हैं कि हम इस डिसीजन से सहमत नहीं हैं। तो इसके बाद में इससे आगे जो रजिस्ट्रार जो हैं वो उस स्पेशल रेजोल्यूशन को देखेंगे कि ये विधि सम्मत है या नहीं, ये सहकारी आंदोलन के हित में है या नहीं, उसके हिसाब से ये आगे डिसीजन लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये हमने अपॉइंटमेंट कर दिया। अपॉइंटमेंट के बाद में जो है चुनाव आता है, यानी सेक्शन 30 के अंदर जो अगर समिति मान लीजिए हटा दी जाती है, सेक्शन 30 हम आगे पढ़ेंगे जिसके अंदर कुछ नियम है, अगर उन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो इस सोसाइटी को रजिस्ट्रार द्वारा भंग किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी को भंग कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो यहाँ पर दोबारा से इलेक्शन होंगे। और दोबारा से इलेक्शन किस तरह से होंगे कि अगर जो बाकी उनका कार्यकाल बचा है वो आधे से ज़्यादा है तो फुल टाइम के लिए इलेक्शन होंगे। दोबारा से जो कमेटी चुनी जाएगी वो अगले 5 वर्षों के लिए चुनी जाएगी। लेकिन अगर कार्यकाल जो है वो आधे से ज़्यादा बचा है, कार्यकाल अगर आधे से ज़्यादा बचा है तो यहाँ पर जो पूर्णकालिक चुनाव नहीं होंगे, यहाँ पर जो बचा हुआ समय है उसके लिए चुनाव होंगे। लेकिन अगर आधे से कम बचा है तो यहाँ पर पूर्णकालिक चुनाव होंगे। मान लीजिए कि जो सोसाइटी का कार्यकाल कितना है, 5 साल का, और अगर भंग हो गई है सोसाइटी और उसका कार्यकाल 3 साल का बचा हुआ है तो इस 3 साल के लिए चुनाव होंगे। कितने समय के लिए होंगे? 3 साल के लिए चुनाव होंगे। वहीं पर अगर कार्यकाल 2 साल का बचा हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ये आधे से कम है तो नेक्स्ट जो चुनाव होगा वो पूर्णकालिक होगा, यानी 5 साल के लिए ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 साल के लिए चुन लिया और फिर अगले 2 साल बाद में फिर से इलेक्शन आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, मेजर कॉस्ट होती है, और इलेक्शन का खर्चा है वो कौन वहन करता है? सोसाइटी ही वहन करती है। तो इसलिए ये प्रावधान बनाया गया है कि आधे से ज़्यादा कार्यकाल अगर बचा हुआ है तो उस कार्यकाल के लिए होगा, लेकिन आधे से कम बचा है तो पूर्णकालिक चुनाव करा दिया जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 27 को हमने देख लिया कि मैनेजमेंट कमेटी होती है, अधिकतम सदस्य 16 होते हैं, रिजर्वेशन होता है 4 सीट्स पर, 1 SC 1 ST एंड 2 वुमेन, विशेषज्ञ 2 ला सकते हैं। CEO अगर पारित संकल्प से सहमत नहीं होता तो रजिस्ट्रार को बता दिया जाता है और उसके बाद में ये चुनाव। अब 27 के अंदर ही 27A सेक्शन दिया हुआ है, ये एक सेपरेट धारा जो है आप बेरेक्ट देखेंगे तो उसमें दी हुई है, जिसका नाम 27A है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति और हटाना। यहाँ पर हमने कमेटी को जो है गठन किया है, कमेटी को बनाया है, लेकिन 27A है वो स्पेशली CEO के लिए है कि CEO जो बनेगा, तो ये CEO की नियुक्ति संबंधित बैंक की प्रबंध समिति द्वारा की जाती है। CEO की नियुक्ति कौन करेगा? यहाँ पर हमने 27 के अंदर जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई है वही CEO की नियुक्ति करेगी यहाँ पर। लेकिन CEO अगर RBI के पात्रता के मानदंडों की पूर्ति नहीं करता है, RBI ने जो गाइडलाइंस जारी कर रखी है, जो पात्रता की गाइडलाइन है, अगर वो पूरी नहीं करता है तो ऐसे केस में CEO को जो है हटा दिया जाता है। RBI या राष्ट्रीय बैंक जो हैं, राष्ट्रीय बैंक कौन सी है यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय बैंक जो है नाबार्ड, यानी RBI या नाबार्ड जो है वो हटाने की सलाह दे सकता है और मैनेजमेंट कमेटी को इस पर कार्रवाई करनी होती है। कौन कार्रवाई करेगा? मैनेजमेंट कमेटी इस पर कार्रवाई करेगी और वो CEO को यहाँ पे हटाने का काम करेगी। यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है वो 1 मंथ का होता है, यानी आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको CEO को हटाना पड़ता है अगर वो RBI या नेशनल बैंक की गाइडलाइंस को या उनकी जो मापदंड है उनको पूरा नहीं करता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं या फिर इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 28, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ कमेटी। यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ कमेटी जो है वो 28 में है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स जो है, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, उससे ये अलग है। ये कमेटी की मेंबरशिप के लिए है, जो प्रबंधन कमेटी है उनके लिए है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चैप्टर 3 है वो मेंबर्स के लिए है और चैप्टर 4 है वो मैनेजमेंट के लिए है। तो समिति के सदस्यों की अयोग्यता, 1 से अधिक अध्यक्ष। अब मान लीजिए कोई एक इंसान है
जो चाहता है कि मेरे को तो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, रेवड़ी खानी है मुझे, और मैं एक सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूँ और दूसरी का भी बनना चाहता हूँ, तो ऐसे कंडीशन में सरकार कहती है नहीं भैया, तुम एक से ज़्यादा किसी भी अपेक्स या केंद्रीय सहकारी समिति के अध्यक्ष नहीं हो सकते। यानी तुम सीसीबी या अपेक्स बैंक एक से ज़्यादा के तुम अध्यक्ष नहीं बन सकते। अगर किसी एक के तुम अध्यक्ष हो और दूसरे के दोबारा से बन जाते हो किसी दूसरी सोसाइटी के, तो इस केस में तुम्हें पुरानी जो सोसाइटी है वहाँ से तुम्हें जो है त्याग पत्र देना पड़ेगा, या फिर तुम्हें जो नया इलेक्शन जीते हो उसमें अध्यक्ष तब तक नहीं बन पाओगे। इसके अलावा क्या है, दिवालियापन है, कोई इंसान मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया हो, नैतिक पतन यानी कुछ उसके ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर कुछ केस लग गया हो, या कुछ उसने ऐसा कार्य कर दिया हो जो अनैतिक है, या फिर नैतिक पतन के अंदर दोष सिद्धि होना जरूरी है। दोष सिद्धि होने के बावजूद अगर कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगा है और वो गिल्टी पाया जाता है कि यहाँ पर वो कसूरवार है, या फिर सहकारी समिति को 3 महीने से अधिक समय तक बकाया राशि, कोई मेंबर्स हैं वो अगर 3 महीने से अधिक समय तक अगर अपना ड्यू जो है वो क्लियर नहीं करते हैं, या फिर प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में संलग्न होते हैं, या फिर जो सोसाइटी जो काम कर रही है, सोसाइटी एक डेयरी फेडरेशन है और उसने अपनी अलग से डेयरी बना रखी है, या फिर सोसाइटी जो है बैंककारी का काम करती है और उसने अपना एक लघु बैंक अलग से खोल रखा है, तो ऐसे केस में उसकी मेंबरशिप को अयोग्य मान लिया जाएगा उसे मेंबरशिप के लिए, और उसे समिति से हटा दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता भी यहाँ पर एक है कि बाइलॉज के अंदर जो शैक्षणिक योग्यता हम लिख करके देते हैं सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, अगर कोई मेंबर उन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मापदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसे भी यहाँ पर हटाया जा सकता है। या फिर कृषि ऋण समिति का डिफॉल्टर या ऐसी समिति का प्रतिनिधि शामिल नहीं हो सकता। जो कृषि ऋण समिति है उसका अगर कोई डिफॉल्टर है तो वो भी ऐसी समिति में शामिल नहीं हो सकता। राजस्थान धन उधार अधिनियम 1963 यानी राजस्थान लैंडिंग एक्ट 1963 जो है, राजस्थान मनी लैंडिंग एक्ट 1963, उसके अंदर जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, ये एक एक्ट है जिसके तहत अगर आप उधारी का काम करते हैं, आप लोगों को उधार देते हैं, उनसे ब्याज वसूलते हैं, बैंक के अलावा आप अपनी खुद की स्वयं की कैपेसिटी पे आपके पास में बहुत पैसा है, मान लीजिए घर के अंदर जो है 10-15 करोड़ पड़े हैं और आपको लगता है कि अब इसका क्या किया जाए, तो मैं एक व्यवसाय खोल लेता हूँ, मैं लोगों को उधार देता हूँ और उसके बदले में मुझे ब्याज आएगा, और ब्याज आएगा तो मेरी गाड़ी अच्छे से चलेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग राजस्थान मनी लेंडिंग अधिनियम के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है उधार देने से पहले, उसके कुछ प्रावधान हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो लोग समिति के अधिकारी नहीं बन सकते, यानी मैनेजमेंट कमेटी है उसके मेंबर्स नहीं बन सकते। जो सदस्य धारा 30 के तहत हटाए गए हैं, यानी जो धारा 30 हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर मेंबर्स जो हैं कमेटी को हटा दिया जाता है अगर कमेटी सही तरीके से काम नहीं करती है, बार बार चूक करती है। तो ऐसी में अगर जो धारा 30 में हटाए गए हैं वो 5 वर्षों तक समिति के सदस्य नहीं बन सकते, यानी अगले 5 सालों तक जो है वो मेंबर नहीं बन सकते। अगर आपकी 10 जुलाई 1995 यानी 10/7/1995 के बाद में अगर 2 से ज़्यादा संतानें हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आप मेंबर्स यहाँ पर कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते। ये राजस्थान के अंदर रूल लागू है, आपको पता होगा। और इसके बाद में समिति जो समय पर जानकारी रिकॉर्ड या ऑडिट पर प्रदान करने में विफल रहती है उसके सदस्य 6 वर्षों तक अयोग्य रहेंगे। कोई समिति है किसी सोसाइटी की, वो रिकॉर्ड नहीं दे पा रही है रजिस्ट्रार के मांगने पे, टाइम पे ऑडिट नहीं करवा रही है, जो ऐसी कंडीशन में 6 वर्षों तक वो अयोग्य रहेंगे। और निर्णय का अधिकार जो है अयोग्यता के प्रश्न पर रजिस्ट्रार द्वारा लिया जाएगा, यानी ये अयोग्य हैं, इनका अधिकार कौन करेगा, क्योंकि कमेटी है वो तो मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट अगर फॉल्टी है तो इनमें जो है अधिकार, इसका जो है निश्चय कौन करेगा। इसका निश्चय ओबियसली इन सबके जो बड़े भाई हैं, कौन है, रजिस्ट्रार। मैनेजमेंट से ऊपर कौन आता है, रजिस्ट्रार। तो बड़े भैया इनको जो है क्या कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे एक निश्चित समय के लिए, जो 28 सेक्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेक्शन नंबर 29, नॉमिनेशन बाय गवर्नमेंट। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है,
आपने एक सोसाइटी रजिस्टर करी और आपका कोई सामाजिक कार्य के लिए या फिर ऐसी कोई सामाजिक उत्थान के लिए आप कार्य कर रहे हैं और आपने वहाँ पर एक सहकारी सोसाइटी रजिस्टर करी। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा जो है सोसाइटीज़ का आखिरी गोल क्या होगा, वित्तीय उत्थान। क्या होगा? वित्तीय उत्थान, यानी फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी। फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी आपका अंतिम गोल रहेगा और सोसाइटीज को बनाया ही इसलिए जाता है कि जो आम जन है, जो ग्रामीण जनता है, वो सहकारी, ग्रामीण या शहरी कोई भी हो, जो आम जन है वो एक जैसे विचारों वाले, एक जैसे कार्य करने वाले लोग साथ में आए और वो अपने वित्तीय उत्थान के लिए काम करें। वो सामाजिक उत्थान भी हो सकता है, सामाजिक उत्थान के लिए भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर आपको कोई सेवाएं देनी है, बालिका शिक्षा में काम करना है, महिलाओं को आगे बढ़ाने में काम करना है, लेकिन उनका अंतिम गोल क्या होगा? वित्तीय उत्थान। अगर आप महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? महिलाओं की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको सुधार करेंगे। बालिकाओं के लिए काम कर रहे हैं तो बालिकाओं को वित्तीय जो उनका उत्थान है वो करेंगे, उनकी एजुकेशन में आप सहायता देंगे। तो इस तरीके से जो है सोसाइटीज़ बनाई जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम सोसाइटी बनाते हैं तो हम सरकार के पास प्रपोजल लेकर के जाते हैं कि हमारा ये नेक उद्देश्य है और इसमें सरकार जो है अपनी तरफ से कुछ हमें पूंजी दे, कुछ यहाँ पर हमारे शेयर्स ले, कुछ जो है अनुदान दे, ताकि हम इस सोसाइटी का काम अच्छे से चला सकें। तो ऐसे में क्या है, सरकार अगर शेयर पूंजी का अंशदान दे देती है, सरकार बोलती है कि हाँ मैं आपके इतने शेयर जो हैं, मान लीजिए आपके जो है 5% या 10% जो है शेयर गवर्नमेंट खरीद लेती है, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी बढ़ाने में सहायता, या फिर सरकार अपनी ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट को या फिर किसी सरकारी किसी भी जो है कोई डिपार्टमेंट है उसको ये बोलती है कि आप फला सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करें। ये प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के ये अप्रत्यक्ष रूप से हो गया, या डिबेंचर या ऋण की गारंटी लेती है। मान लीजिए कोई सोसाइटी है, वो सोसाइटी जाती है किसी, ये हमारी सोसाइटी है और ये सोसाइटी कहाँ पर जाती है? ये सोसाइटी जाती है हमारी बैंक के पास में, और बैंक को जाकर के कहती है कि हमें क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो लोन चाहिए तो बैंक बोलता है भाई गारंटी दो, लेकिन सोसाइटी के पास गारंटी कुछ है नहीं, लेकिन सोसाइटी अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे केस में कभी कभी सरकार भी गारंटी दे देती है। गारंटी कौन देती है? सरकार देती है। तो सरकार जब गारंटी देती है तो वो यहाँ पर क्या करेगी? सोसाइटी के मैनेजमेंट के अंदर अपने कुछ लोगों को नॉमिनेट करेगी, ताकि जो सरकार ने पूंजी लगाई है, जो सरकार ने धन लगाया है, वो उस पर निगरानी रख सकें कि सोसाइटी जो है वो उसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो नॉमिनेशन सरकार कैसे करती है? अधिकतम 3 सरकारी कर्मचारियों को जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकती है। किसी भी सोसाइटी में कितने सदस्यों को कर सकती है? 3 को। और टोटल हमने सदस्य देखे थे, एक सोसाइटी के अंदर कितने हो सकते हैं? अधिकतम 16 मेंबर्स जो हैं वो मैनेजमेंट कमेटी में हो सकते हैं। उसमें से रिजर्व्ड कितने हैं? 4 सीट हैं, वो क्या है? रिजर्व्ड है। और 3 यहाँ पर अगर आपने सरकार से अनुदान लिया है तो 3 सदस्य अधिकतम, जरूरी नहीं है कि 3 ही करें, 3 से कम भी कर सकती है, लेकिन अधिकतम 3 है। अब मान लीजिए अपेक्स बैंक या सेंट्रल बैंक जो सीसीबीज हैं, उनके अंदर नॉमिनेशन करना हो तो वहां पर इनकी लिमिट है 1 सदस्य, 1 से ज्यादा नहीं कर सकती। बाकी सोसाइटी के अंदर अधिकतम 3 कर सकती है, लेकिन सीसीबी या अपेक्स बैंक के अंदर कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकती है? 1 मेंबर को। और प्राथमिक कृषि साख समितियां जो पेक्स हैं, उनके अंदर ये नॉमिनेशन नहीं करती है। उनके अंदर बड़ी जो पूंजी है वो लगाई भी नहीं जाती है, और उनका एक जो मेन उद्देश्य होता है वो ग्रामीण जनता को सर्व करना होता है। ऐसे केस में ये नॉमिनेशन वहां पर नहीं देती है। अब मान लीजिए सरकार ने जो है आपको अनुदान दिया कि ये लो पैसे और एक सोसाइटी शुरू करो, और इसके अंदर जो है आप अच्छा काम करें, किसी भी फील्ड में या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें बेहतर तरीके से काम करें, और हम आपको 5 लाख से ज़्यादा रुपए देते हैं। तो गवर्नमेंट ने अगर जहाँ पर 5 लाख प्लस का अनुदान हो गया, वहाँ पर जो सीईओ होगा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो जो हैं गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब वो मेंबर्स नहीं करेंगे, वो कौन अपॉइंट करेगा? वो सरकार करेगी। और उसके साथ में जो है एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी
नियुक्त कर सकती है। किसको कर सकती है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी नियुक्त कर सकती है, लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा का अंशदान है तो सीईओ को तो डेफिनेटली अपॉइंट किया ही जाएगा। सेवा शर्तें सरकार तय करेगी कि ये जो भी सेवा की उनकी शर्तें होगी वो सरकार तय करेगी, और जो इन्होंने अपॉइंट किया है सीईओ, उसकी जो तनख्वाह है वो कौन देगा? सोसाइटी करेगी। ये समिति यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप सोसाइटी माने। ये जो है इसकी तनख्वाह कौन देगा? सोसाइटी देगी, जो भी यहाँ पर सीईओ बन के आएगा या फिर जो भी यहाँ पर ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन करके आएगा। इसके बाद में है हमारे पास में धारा 29A। 29A में क्या लिखा हुआ है? 29A ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर नॉमिनेशन करवा दिया हमने गवर्नमेंट से, इससे पहले मैनेजमेंट कमेटी हमने बना दी थी। अब यहाँ पे जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज होंगे बाकी, वो किस तरह से आएंगे वो 29A में लिखा हुआ है। इनके जो सामान्य सेवा शर्तों के सामान्य निर्देश जो है वो कौन देगा? रजिस्ट्रार देगा, और रजिस्ट्रार के निर्देशों के हिसाब से इनकी सेवा और शर्तें रहेगी। ये जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं। और इसके लिए जो है जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज कैसे लिए जाएंगे, उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये धारा 29B के अंदर दिया हुआ है। धारा 29B के अंदर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड, सहकारी सोसाइटियों के लिए भर्ती बोर्ड का गठन। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जो एग्ज़ाम अभी देने जा रहे हैं जो सहकारी सोसाइटियों में, वो भी ये भर्ती बोर्ड करवा रहा है। तो भर्ती बोर्ड जो है वो आगे किसी को भी हायर कर सकता है। भर्ती बोर्ड ये तय कर सकता है कि उसे रिटन एग्ज़ाम लेना है, कितने मार्क्स का लेना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, सेवाओं की शर्तें क्या होगी, कितनी तनख्वाह होगी। ये सारे जो डिसीजन है वो कौन लेता है? रिक्रूटमेंट बोर्ड लेता है। और रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है 29B के तहत बनाया जाता है। इसका एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। ये सरकार द्वारा इसको एक अध्यक्ष और 2 सदस्य यहाँ पे बनाए जाते हैं। ये पूरा बाकी और भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, बट ये मेन चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। तो 29A के अंदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ आ गए, 29B के अंदर सहकारी सोसाइटियों के लिए भर्ती बोर्ड का गठन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 30, रिमूवल ऑफ कमिटी और मेंबर्स देयरऑफ, यानी जो कमिटी है उनके सदस्यों को हटाया जाता है। धारा 30 के अंदर अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है, डिस्क्वालिफिकेशन हमने इससे पीछे पढ़ी थी, और डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद में हटाया कैसे जाएगा समिति को या समिति के मेंबर्स को, वो सेक्शन 30 के अंदर है। तो समिति को क्यों हटाया जा सकता है? अगर कोई अपने कर्तव्यों में लापरवाही करे, या समाज या सदस्यों के हितों के खिलाफ कार्य करें, या फिर कोई ऐसा गतिरोध पैदा कर रहा हो, कोई सोसाइटी काम करना चाह रही है, उस काम को नहीं होने दे रहा हो, कुछ गतिरोध कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वहाँ पर क्या होता है? समिति को हटाया जा सकता है। अगर समिति कमिटी अगर सही से काम नहीं कर रही है, मैनेजमेंट कमेटी, तो उसको पूरी कमेटी को जो 16 मेंबर्स थे सबको हटाया जा सकता है। और हटाने का जो है आदेश कौन देगा? जो पेक्स होती हैं, प्राइमरी समिति जो होती है, उसके लिए जोनल रजिस्ट्रार जो है यहाँ पर उसको हटाने का आदेश देगा। सीसीबीज जो होती है उनके लिए कौन देगा? रजिस्ट्रार देगा। जो सीसीबीज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है उसके लिए आदेश कौन देगा? रजिस्ट्रार देगा। लेकिन जो अपेक्स बैंक होती है, अपेक्स बैंक की अगर कमेटी को हटाना है तो उसके लिए सीधा सीधा राज्य सरकार ही यहाँ पर ऑर्डर दे सकती है। कौन देगी? राज्य सरकार दे सकती है। तो उसके बाद में जब ये कमेटी हटा दी जाएगी तो उसके बाद में प्रशासक जो है यानी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। ये भी एक सरकारी अधिकारी होता है, और इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? चुनाव तक। इसकी ये ड्यूटी होगी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे, सीईओ था या बाकी जो भी लोग थे, उन सब की जिम्मेदारी जो है यहाँ पर प्रशासक को सौंपी जाएगी। और जब तक ये अगला चुनाव नहीं हो जाता, चुनाव होकर के नई कमेटी का गठन नहीं हो जाता, तब तक जो प्रशासक है वो सारा का सारा कार्यभार संभालेगा। ये सेक्शन 30 है। इसके बाद में सेक्शन 30A है ऑब्लिगेशन ऑफ रजिस्ट्रार टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडियाज रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है उनके नियामक जो निर्देश है उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी। मतलब सीधी सी बात है कि 30A के अंदर ये लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक अगर कोई ऑर्डर देता है, कोई आदेश जारी करता है, तो वो आदेश जो है वो सही रूप से
यहाँ पे क्रियान्वित हो, उस आदेश की पालना की जाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? रजिस्ट्रार रहेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रार को यहाँ पर उसके लिए जिम्मेदार बना दिया गया है कि मान लीजिए आरबीआई जो है किसी सीसीबी को कोई इंस्ट्रक्शन भेजती है या फिर किसी अपेक्स बैंक को कोई इंस्ट्रक्शन भेजती है और वो उसकी पालना नहीं करवाते हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रार जो है वो जिम्मेदार व्यक्ति रहेगा। रजिस्ट्रार ये सुनिश्चित करेगा कि आरबीआई के आदेश से, मान लीजिए कोई सीसीबी है या अपेक्स बैंक है, उसका सीईओ जो है वो मानदंड पूरे नहीं करता है, तो उसको 1 महीने के भीतर हटा दिया जाएगा। और ये कंप्लायंस ये जो कौन करेगा? रजिस्ट्रार इसको इंश्योर करेगा कि 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ का सीईओ हटा दिया जाए। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पूरा का पूरा बैंक जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, भले ही वो अपेक्स बैंक हो या सीसीबी, सही तरीके से उसकी कमेटी काम नहीं कर रही है, कुछ घपला हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर आरबीआई को ये भी शक्ति है कि वो ये भी बोल सकती है कि इस बैंक का ही परिसमापन कर दो, यानी इस बैंक को पूरी को ख़त्म कर दो, इससे जो लेन देन है वो पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और इसका पूरा जोड़ाव उठा करके इसको पूरा का पूरा जो है परिसमाप्त कर दिया जाए। तो ऐसे केस के अंदर ये रजिस्ट्रार की जो है ये ड्यूटी रहेगी कि वो वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक को नियुक्त करे और प्रशासक को नियुक्त करने के बाद में वहाँ पर एक लिक्विडेटर अपॉइंट करे जो परिसमापन का काम करेगा। और धारा 27 के तहत अपॉइंटेड सदस्यों के लिए, हाँ 27 में हमने किसको अपॉइंट किया था? मेंबर्स और जो कमिटी के मेंबर जो होते हैं उनके लिए था। वहाँ पर भी अगर मैनेजमेंट कमिटी या को हटाने या उसके मेंबर्स को हटाने के लिए भी अगर बात आती है तो भी 1 महीने के अंदर उसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो है दिस इज सेक्शन 30 एंड 31st डे। नेक्स्ट है हमारे पास में 30B। 30B जो है अथॉरिटी इन फाइनेंशियल एंड इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ऑटोनॉमी। तो यहाँ पर 30B में ये लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, शॉर्ट टर्म लोन जो देती है, शॉर्ट टर्म लोन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है उनको जो है यहाँ पर ऑटोनॉमी दी गई है, थोड़ी सी उनको स्वायत्तता दी गई है कि आप अपने हिसाब से जो है एम्प्लॉयज़ को, जिन कर्मचारियों की नीति है या फिर आपका जो ढांचा किस तरह से काम करेगा, कहाँ पर आपको संचालन करना है और क्या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा, उनकी ऑटोनॉमी रहती है। यहाँ पर वो अपने हिसाब से खुद से डिसीजन ले सकते हैं, ये उनको यहाँ पर जो है अधिकार दिया गया है। सामान्य नियम है वो ऑब्वियसली रजिस्ट्रार ही बनाएगा, लेकिन उनके पास ऑटोनॉमी रहती है बाकी सब सोसाइटियों के मुकाबले। ये आपको 30B में बताया गया है। 30C में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑन कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ कमिटी। अगर मान लीजिए कोई सोसाइटी है, उसकी कमिटी का टर्म कंप्लीट हो गया है, ये सिंपल जैसे हमारे चुनाव होते हैं, तो जब जैसे ही उसका टर्म कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर जो है लिक्विडेटर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा और ये सारे काम जो है प्रशासक देखेगा समिति के। इसके निर्देश जो रहेंगे वो रजिस्ट्रार के अनुसार रहेंगे और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये दोबारा चुनाव की तैयारी करेगा। तैयारी करने के बाद में वहाँ पर जो है चुनाव करवाएगा। यानी ये वो टाइम है 30C में बेसिकली कि जब पुरानी कमेटी है उसका कार्यकाल खत्म हो गया और नई कमेटी जो है वो बननी है चुनावों के बाद में, तो ये 30C के तहत यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में सिक्योरिंग पोजीशन ऑफ रिकॉर्ड्स ETC। मान लीजिए कोई जब जैसे देखिए एक कमेटी है और वो कमेटी जो है उसका कार्यकाल पूरा हो गया है या सही तरीके से काम नहीं कर रही है, नई कमेटी आती है, तो ऐसे केस में उसके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उनके कागजात हैं, वो नई कमेटी को सौंपना होता है। लेकिन कोई ऐसे तुर्रम खान आ जाए कि भाई नया इलेक्शन हो गया, मेरे को हटाया गया है, तो मैं तो ये फला फला कागज़ जो है वो इनको नहीं दूंगा, या फिर मैं जो रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं दूंगा, आपको जो करना है आप कर लीजिए। तो ऐसे केस में अगर कोई समिति के, सोसाइटी के कोई कागज़ के साथ छेड़खानी करता है या रिकॉर्ड्स हटाने, जलाने या फिर किसी प्रकार की छेड़छाड़ की कोशिश करता है, तो उसके लिए वहाँ पर सेक्शन 31 बना दिया गया है। समिति का पुनर्गठन या हटाना है तो अभिलेख और संपत्ति को सौंपना यहाँ पर अनिवार्य है। अगर कोई नहीं सौंप रहा है तो क्या हो सकता है? पूर्व अधिकारी और सदस्य है ये सौंपते हैं। ये किसको सौंपते हैं? नया जो CEO, सचिव, अध्यक्ष या परिसमापक जो भी आया है। नई कमेटी बनी है तो CEO आया होगा, कई सोसाइटीज में CEO नहीं है तो सचिव होगा, सचिव या अध्यक्ष होगा। अगर
ये भी नहीं है। मान लीजिए अगर कोई सोसाइटी है वो लिक्विडेट हो रही है, परिसमापन हो रहा है, तो परिसमापक आएगा, इसको सारे के सारे रिकॉर्ड्स को जो है देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जो पूर्व सीईओ हैं या फिर जो पूर्व यहाँ पर इनका सचिव है। अगर वो नहीं दें तो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट इनके खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। और ये लोग पुलिस की सहायता लेकर के जो पहले का सीईओ है उसके यहाँ पे दबिश दे सकते हैं कि हमारा जो है, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सोसाइटी के वो दो, इनकी जब्ती की जा सकती है। आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि पुलिस अधिकारी जो आएगा जब्ती के लिए वो सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। कोई भी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल वहाँ पर जाकर के किसी भी सीईओ के घर से जब्ती नहीं कर सकता। जब ये सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के लेवल का अधिकारी आएगा जब्ती करेगा तो वो नया जो भी सीईओ बना है या जो लिक्विडेटर आया है उसको यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे देगा। अब हम हमारा ये आज का जो चैप्टर 4 है वो ख़त्म हो गया है। कुछ हम एमसीक्यूज देख लेंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और आपको ये क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूसली सारी देखनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो चलिए हम एमसीक्यूज पे आते हैं। धारा 30 के तहत समिति को हटाने का अधिकार किसके पास में है? धारा 30 के तहत समिति को हटाने का अधिकार किसके पास में है? तो कमेटी को कौन हटा सकता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी? बिल्कुल नहीं, ये तो खुद ही कमेटी में आएगा तो अपने आप को कौन हटाएगा? रजिस्ट्रार, राज्य सरकार, रजिस्ट्रार और राज्य सरकार दोनों। तो रजिस्ट्रार भी हटा सकता है, राज्य सरकार भी हटा सकता है। रजिस्ट्रार किस केस में हटाएगा? रजिस्ट्रार तब हटाएगा जब वो सीसीबी से रिलेटेड मेंबर हो, सीसीबी हो यानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। लेकिन अगर अपेक्स बैंक या अपेक्स सोसाइटी है तो वहां पर कौन हटाएगी? राज्य सरकार। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट होता है, रजिस्ट्रार और राज्य सरकार दोनों। धारा 30A के अनुसार आरबीआई की सिफारिश पर समिति के विघटन को लागू करने की समय सीमा क्या है? आरबीआई अगर निर्देश दे रही है तो आरबीआई निर्देश देती है तो ऐसे के अंदर समय सीमा क्या रहती है? 30 दिन, 1 महीना रहता है। 1 महीने में आपको हटाना होता है। धारा 30B के तहत लघु अवधि सहकारी क्रेडिट संरचना समितियों यानी शॉर्ट टर्म लोन कोऑपरेटिव, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है उनको क्या अधिकार दिया गया है? उनको अधिकार दिया गया है वित्तीय और आंतरिक प्रशासनिक स्वायत्तता का। राज्य सरकार की नियुक्तियां तो वो कर ही नहीं सकती, बाहरी नियंत्रण भी नहीं है, तो हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धारा 30C के अंदर प्रशासक की नियुक्ति कब की जाती है? चुनाव नहीं हो पाने पर प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। कर्तव्य समिति द्वारा कर्तव्य निभाने पर विफल होने पर, समिति के इस्तीफे के बाद या उपरोक्त सभी। चुनाव नहीं हो पाने पर ही हम जो है प्रशासक यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। अगर कर्तव्य निभाने में विफल रहा जाता है तो वहाँ पर तो पहले समिति को हटाया जाता है, उसके बाद में आगे की कार्रवाई होती है। और समिति के इस्तीफे के बाद में अगर इलेक्शन हो रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा। 31 के अनुसार कौन सा पुलिस अधिकारी अभिलेख और संपत्ति को जब्त करने के लिए अधिकृत है? अभी हमने पढ़ा है, ये कौन सब इंस्पेक्टर या उससे उच्च पद का जो होगा। धारा 30 के अनुसार समिति को हटाने से पहले समिति को क्या दिया जाता है? तो उचित सुनवाई का अवसर ही दिया जाएगा। प्रशंसा पत्र कौन देगा यहाँ पर? नेक्स्ट हमारे पास में है धारा 30B के अनुसार लघु अवधि सहकारी क्रेडिट संरचना समितियों के संचालन क्षेत्र को कौन निर्धारित करता है? 30B के अनुसार उनको ऑटोनॉमी दी गई है, उनको जो है स्वायत्तता दी गई है, तो वो कौन करेगा? वो समिति जो है स्वयं इसको निर्धारित करेगी। आरबीआई की सलाह पर मुख्य कार्यकारी को हटाने की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी की जाती है? अभी हमने पढ़ा ये 30 डेज होगा। यदि समिति के सदस्य कर्तव्य में लापरवाही करते हैं तो उन्हें हटाने का अधिकार कौन रहता है? रजिस्ट्रार के पास में रहता है। रजिस्ट्रार के पास में रहता है अगर समिति के सदस्य कर्तव्य में लापरवाही करते हैं तो। नेक्स्ट है, हाँ लेकिन अगर यहाँ पर सदस्य को हटाने की बात हो रही है, आप एक चीज को ध्यान रखना, अगर कमेटी को हटाना हो और वो अपेक्स बैंक की हो तो किसको अधिकार रहेगा? राज्य सरकार की। लेकिन मेंबर्स को जो है वो रजिस्ट्रार हटा सकता है। धारा 30C के तहत प्रशासक को क्या करने की सभी शक्ति है? सभी कार्य करेगा वो, समिति के सभी कार्य करेगा जब तक कि दोबारा से कमेटी ना आ जाए, दोबारा से जो है मैनेजमेंट कमेटी ना बन जाए।
डाटा 31 के तहत अभिलेख और संपत्ति का जिम्मेदार कौन होता है? जब सीईओ नहीं होता। अगर कोई सीईओ नहीं है किसी कमेटी के अंदर, सीईओ नहीं है, सीईओ अनुपस्थित है या सीईओ की पोस्ट ही नहीं है, तो वहां पर नेक्स्ट जो है वो कौन आएगा? सचिव या अध्यक्ष, या तो सचिव होगा या उसका अध्यक्ष होगा, ये उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। धारा 30A के अनुसार अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ को कौन हटा सकता है? अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, ये शीर्ष बैंक जो होती है उसके सीईओ को रजिस्ट्रार नहीं हटा सकता। इसको कौन हटा सकता है? राष्ट्रीय बैंक या आरबीआई की सलाह पर ही हटाया जा सकता है। इनकी सलाह पे हटाया जा सकता है, लेकिन इसको हटाता कौन है? इसको रजिस्ट्रार हटाता है। नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है थोड़ी सी। हाँ, इसको रजिस्ट्रार हटाएगा। अगर कमेटी को हटाना है तो कौन हटाएगा? राज्य सरकार हटाएगी। ये गलत है, यहाँ पर आरबीआई की सलाह दी जाती है, लेकिन सलाह के बाद में हटाता कौन है? रजिस्ट्रार हटाता है। धारा 30B के अंतर्गत स्वायत्तता किस क्षेत्र में नहीं दी गई है? कानूनी मामलों में। स्टाफिंग नीति की उनको है, ओब्वियसली वित्तीय नीति भी है, आंतरिक नियंत्रण भी है, लेकिन कानूनी मामलों में उनको स्वायत्तता नहीं दी गई है। धारा 31 के अनुसार रजिस्ट्रार संपत्ति और सुरक्षित करने के लिए किससे मदद ले सकता है? ये जो है स्थानीय समिति, बिल्कुल इससे तो ये तो मदद करेगी नहीं, राज्य सरकार भी नहीं, सहकारी संघ भी नहीं, पुलिस अधिकारी की मदद ले सकता है। समिति का चुनाव न होने की स्थिति में प्रशासक कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? प्रशासक तब तक नियुक्त किया जाएगा जब तक चुनाव संपन्न ना हो जाए, अगली जो है कमेटी यहाँ पर बन करके नहीं आ जाए। तो इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक प्रशासक यहाँ पर नियुक्त रहेगा। नेक्स्ट, धारा 30 के तहत समिति को हटाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? कर्तव्य में लापरवाही, बिल्कुल, हितों का प्रबंधन, प्रशासनिक गतिरोध, ये सभी के सभी कारण हो सकते हैं। धारा 30C के अनुसार प्रशासक की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? रजिस्ट्रार द्वारा। प्रशासक जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, उसको रजिस्ट्रार जो है वो अपॉइंट करता है। यदि समिति का कोई सदस्य अभिलेख सौंपने से मना करता है तो पुलिस की मदद ले सकता है। ये दोबारा आ गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, धारा 30B के तहत कौन सी नीति समिति की स्वायत्तता में आती है? तो ये सारी की सारी आती है, ये भी दोबारा आ गया शायद। और धारा 31 के तहत कौन और रिकॉर्ड और संपत्ति का ट्रस्टी माने जाता है? तो सीईओ, सचिव या अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर होगा। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। अगर आपके कोई डाउट हो, कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे ज़रूर इसके बारे में बताएं और अपनी तैयारी में लगे रहें। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, कोई भी, देखिए डेली लाइफ में हमारे कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहती है। कभी किसी की शादी आ गई, कभी किसी के कोई काम आ गया, कभी कोई अर्जेंट कोई ऐसा मैटर आ गया कि आपको वहाँ पे जाना ही पड़ रहा है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो अपनी तैयारी को दें, क्योंकि आप जितना फोकस्ड रहेंगे, एक चीज़ याद रखना कि जब आप लोग तैयारी नहीं कर रहे होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो यहाँ पे जाना ज़रूरी है, और आप अपने मन को काबू में नहीं कर पा रहे हैं और चले जाते हैं, तो जो लोग बाकी बचे हुए हैं जो आपके कंपटीशन में हैं, वो उस समय तैयारी कर रहे होंगे। और ये एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट भी है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन जो है, आपका जो कॉम्पिटिटिव मेंबर है, वो तो हमेशा तैयारी कर रहा होगा, भले ही आप तैयारी करें या फिर कहीं पे मौज उड़ाएं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए, कल हम चैप्टर 5 के अंदर दोबारा से मिलेंगे, और तब तक के लिए गुड नाइट।